तो बच्चों पढ़ते हैं अगला टॉपिक जेनेटिक्स का, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म आपकी बुक में एनसीईआरटी में नाम दिया है मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट या मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस, इस तरह से अलग अलग नाम से आया। देखिए, पूरे जेनेटिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, मेंडल के बाद की जेनेटिक्स और मेंडल की जेनेटिक्स। तो जो मेंडल ने वर्क किया उसको मेंडलिज्म कहते हैं। और मेंडल के पहले की जो जेनेटिक्स थी उसका कोई बहुत अच्छा प्रूफ नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बहुत अच्छे क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। आइडियाज़ लोगों ने दिया, बहुत सारे आइडियाज़ लोगों ने प्रेजेंट किए। तो आपको जो पढ़ना है वो मेंडलिज्म पढ़ना है, मतलब मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ना है और पोस्ट मेंडलिज्म पढ़ना है, मेंडल के बाद की जेनेटिक्स पढ़ना है। दोनों तरह की जेनेटिक्स इस चैप्टर में पढ़ोगे और उसका मॉलिक्यूलर बेसिस जो कि पोस्ट मेंडलिज्म में आएगा, वो आप अगला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे। तो मेंडलिज्म में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका जो बर्थ है 1822 और डेथ का जो ईयर है 1884। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मतलब ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है और ऑस्ट्रियन मंक थे। मंक का मतलब है पुजारी, साधु, रिलीजियस पर्सन। एक मोनेस्ट्री में ये रिलीजियस पर्सन थे। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में स्टडी किया नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स। नेचुरल साइंस बायोलॉजी और उससे मिली जुली जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं, और मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स होती है। इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना ये पढ़ने गए थे टीचिंग में लाइसेंस लेने के लिए। जैसे आजकल टीचिंग में लाइसेंस के लिए जैसे बीएड करते हैं लोग, उस तरह का कुछ लाइसेंस कोर्स था। किसमें? नेचुरल साइंस और मैथ्स में। और अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए उसमें। तो फेल हो गए तो वापस फिर मोनेस्ट्री आ गए और मोनेस्ट्री में फिर से पुजारी का काम चालू कर दिया। अब मोनेस्ट्री में एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत सारा एरिया था, वहां पे सब्जियां उगाई जाती थी, जो साधु लोग आते थे, जो गेस्ट आते थे उनको खाने पीने के लिए। तो वहां पे मेंडल साहब ने वर्क शुरू किया, क्योंकि इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत थी और इन्होंने वर्क शुरू किया। और फिर इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट किया पाइसम सटाइवम, इसको कहते हैं गार्डन पी। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, गार्डन पी, स्वीट पी। स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस, वो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट नहीं था। गार्डन पी एक्सपेरिमेंटल प्लांट था। गार्डन पी कुछ और नहीं है, जो नॉर्मल मटर मार्केट में आती है ये गार्डन पी है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस पे। इन्होंने गार्डन पी ही क्यों सिलेक्ट किया, दूसरे पौधे भी सिलेक्ट करने की कोशिश की होगी, उसके बारे में अभी हम आगे चल के इसी टॉपिक पे बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट ईयर जो थे उनके वो 1856 से 1863, यानी 7 साल तक का एक्सपेरिमेंटल ईयर था। 7 साल तक इन्होंने पाइजम सटाइवम पे वर्क किया और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो आप फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। टाइटल क्या दिया इन्होंने? अपने पब्लिकेशन का टाइटल दिया था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये टाइटल था पेपर का, इनके रिसर्च पेपर का जो टाइटल था वो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था। और इनके पेपर को पब्लिश किसने किया? एक शहर ब्रून, ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन्होंने इनके पेपर को पब्लिश किया। जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्क किया और आपने एनसीईआरटी को भेज दिया और एनसीईआरटी ने आपके वर्क को पब्लिश कर दिया, तो पब्लिशर कौन हुआ? एनसीईआरटी हुई। यहाँ पे इनके पब्लिकेशन को किसने पब्लिश किया? ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ब्रून शहर का नाम। मेंडल किस मामले में खास है? वैसे तो अभी हम पढ़ेंगे कि मेंडल खास क्यों है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण था कि इनका मेंडल प्रोवाइड्स फर्स्ट क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब क्वांटिटी बेस्ड, बड़े पैमाने पे अच्छा खासा डेटा इकट्ठा करके इन्होंने जो अप्रोच लगाया जेनेटिक स्टडीज में। पहले लोग क्या था, देख के बता देते थे। एक साइंटिस्ट ने आइडिया दिया कि जो जिराफ है दैट इज द क्रॉस। जिराफ क्या है? क्रॉस है, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो है वो
लेपर्ड के मिलते जुलते हैं, लेपर्ड के हैं। कुछ कैरेक्टर हॉर्स के हैं, तो ये क्रॉस है इनका। लेकिन ये आइडियाज थे, सिर्फ अंदाजा मार रहे थे लोग, गेस कर रहे थे, कोई उसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। इन्होंने पहला क्वांटिटेटिव अप्रोच किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ऐसा किया इन्होंने। लेकिन अब हुआ क्या कि इन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो दिक्कत यह आई कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी इनके काम को नहीं मिल पाई। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल रहा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, और बाद में पता चला कि इनके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं, लेकिन इनके लाइफ टाइम में पता नहीं चला। इन्होंने अपना जो पब्लिकेशन दिया, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये 1865 में पब्लिश कर दिया। 63 में काम पूरा किया और 65 में पब्लिश कर दिया, और बिना कोई पुख्ता जानकारी के 1884 में ये दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। तो अभी देखते हैं कि इनका वर्क, उसको पहचान क्यों नहीं मिल पाई, और इनका वर्क क्या सक्सेसफुल था? बिल्कुल सक्सेसफुल था, लेकिन पहचान नहीं मिल पाई। दोनों बातें हैं, इनका जो वर्क था उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। मेंडल्स वर्क जो था, इसमें दो चीजें आई कि ये सक्सेसफुल रहा, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो कैसे रहे? सक्सेसफुल रहे, और अनरिकॉग्नाइज रहे। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, लेकिन वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके जो रिजल्ट थे वो ऑथेंटिक थे, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए इनकी अपने लाइफ टाइम में। बाद में 3 साइंटिस्ट आए, डी रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। इनके बारे में आगे चल के पढ़ोगे। इन्होंने इनके वर्क को 1900 में रीडिस्कवर किया और बताया कि जो मेंडल कह रहे हैं वो बात सही है। तो कहाँ पे 1865 में इन्होंने पब्लिश कर दिया था, और 1900 में उन्होंने इस काम को रीडिस्कवर किया, यानी लगभग 35 साल के बाद, और इनकी मौत के 16 साल के बाद। और बताया कि नहीं, जो इन्होंने कहा वो सही है, और तभी इनको एंटाइटल किया गया कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो ये दोनों बातें सही हैं कि इनका काम सक्सेसफुल था, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। दोनों के कारण पढ़ेंगे, रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाई और काम सक्सेसफुल क्यों हुआ था, क्यों सक्सेस मिली थी। तो पहले देखते हैं कि रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाए। रीजंस व्हाई मेंडल्स वर्क was नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मेंडल का काम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ, उसको पहचान इनके जीते जी क्यों नहीं मिल पाई, पहले उस पर चर्चा करेंगे। क्यों नहीं मिल पाई पहचान? पहला कारण था कि लिमिटेड कम्युनिकेशन। लिमिटेड कम्युनिकेशन मतलब जिस पेपर में इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया, वो पब्लिश कर रही थी ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसका जो स्प्रेड था, जिसका जो फील्ड थी, जहाँ जहाँ वो फैला हुआ था, वो ब्रून में और आसपास के शहरों में था। तो यानी कि जो कम्युनिकेशन था उस पेपर का, उस मैगजीन का, जर्नल का, वो बहुत कम था। तो इस वजह से जहाँ जहाँ वो जर्नल गया, वहाँ वहाँ इनका वर्क गया, और वहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कोई बड़े पैमाने पे पब्लिकेशन नहीं हुआ था। तो हिज वर्क was not widely publicized। पब्लिसिटी बहुत अच्छी नहीं मिल पाई, पब्लिसाइज नहीं हो पाया इनका काम, पब्लिसाइज नहीं हो पाया अच्छे से वर्क इनका। क्यों? लिमिटेड कम्युनिकेशन। किसका लिमिटेड कम्युनिकेशन? जो मैगजीन थी उसका लिमिटेड कम्युनिकेशन, जो जर्नल था, रिसर्च की फील्ड में उसको जर्नल कहते हैं, जनरली आप लोग मैगजीन्स कहते हो। तो उसका जो कम्युनिकेशन था, उसका जो दायरा था वो कम था, 1-2 शहरों तक था। तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई लोगों को।
और जिनको मिली उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो पहली बात तो कम्युनिकेशन कम होने के कारण ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा यूज किया। यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन हिज वर्क। अपने वर्क में इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का खूब यूज किया, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात आज के टाइम में है और डेटा के एक्यूरेसी के हिसाब से है, लेकिन उस टाइम के बायोलॉजिस्ट के लिए ये बात हजम करने वाली नहीं थी। उनको बड़ा खराब लगा कि इन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज किया है। तो यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन हिज वर्क वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू देन बायोलॉजिस्ट। उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उस काम को, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि इतना ज्यादा ये मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल वर्क में। तीसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंडल ने ये कहा कि जो भी कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। इन्होंने कहा कि डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, वो क्या है? फैक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। इन्होंने कहा कैरेक्टर का जो कंट्रोल करने वाले फैक्टर हैं, जो हेरिडिटरी यूनिट हैं, वो फैक्टर्स हैं, उनको फैक्टर्स कहा इन्होंने। अब फैक्टर्स क्या हैं, इसका ये प्रूफ नहीं दे पाए। जैसे कोई मिलता पूछता कि ठीक है आपने किस बेसिस पे ये बात कही, तो ये कहें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे कैरेक्टर जो जाता है वो फैक्टर्स के थ्रू जाता है, और फैक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट हैं। डिस्क्रीट यूनिट है मतलब ये ब्लेंडिंग ये नहीं शो कर रहे हैं, ये मिक्सिंग नहीं शो कर रहे हैं, ये स्टेबल है। डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, और ये कैसे हैं? विच आर स्टेबल। ये स्टेबल हैं, इनमें कोई मिक्सिंग नहीं शो हो रही है। लेकिन नेचर में तो बहुत सारा वेरिएशन है, नेचर में तो बहुत सारा वेरिएशन है। अगर फैक्टर्स पूरी तरह से प्योर हैं तो वेरिएशन क्यों दिख रहा है? अगर इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं आ रही है, कोई मिक्सचर नहीं आ रहा है, तो वेरिएशन क्यों हो रहा है? तो साइंटिस्ट ने बोला नहीं भाई, आप कह रहे हो कि सब कुछ फैक्टर कंट्रोल करता है, फैक्टर क्या है निकाल के दिखाओ, सेल से फैक्टर को निकाल के दिखाओ। तो माइक्रोस्कोपी इतनी एडवांस नहीं थी और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी इनके पास नहीं थे, और या ये कह सकते हो अगर एक लाइन में कि ये कोई फिजिकल प्रूफ फैक्टर का नहीं दे पाए। सो ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। अब आज के टाइम में तो आपको मालूम है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो कंट्रोल होते हैं किससे? जीन से। और जीन कहाँ होते हैं? ये मान लो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे ये जीन्स होते हैं। तो मेंडल के फैक्टर कुछ और नहीं थे, जीन्स ही थे, लेकिन ये फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए जिसका फिजिकल प्रूफ आज के टाइम में है। तो ये तीन कारण थे कि इनका वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा। फेल होना कहना गलत होगा, लेकिन इनका वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा काफी सालों तक, और उसके बाद रीडिस्कवर हुआ। अब दूसरा, इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ? हमने शुरुआत में दो बातें पढ़ी ना कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। काम अच्छा रहा लेकिन पहचान नहीं मिल पाई। तो क्यों सक्सेसफुल हुआ वो पढ़ते हैं। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस मतलब इनके एक्सपेरिमेंट्स की सक्सेस, क्योंकि सक्सेस क्या होती है तो जान ही नहीं पाए बेचारे। तो इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। पहली बात तो ये कि इन्होंने एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर स्टडी किया। ठीक है, स्टडीड वन और मैक्सिमम टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम।
1 or 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। एक टाइम पे 2 ही कैरेक्टर या एक कैरेक्टर स्टडी किया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अगर बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ स्टडी करते तो चीजें मिक्स हो जाती। अब मान लो कि इन्होंने अगर एक कैरेक्टर की स्टडी की तो उसके सैकड़ों सीड लगाए, ऐसा नहीं कि एक सीड लगाया। अगर मान लो इन्होंने फ्लावर कलर का देखना था, फ्लावर कलर देखना है, तो सैकड़ों सीड लगाए, सैकड़ों सीड लगाए और उसमें ऑब्जर्व किया कि कौन से फ्लावर में डोमिनेटिंग कैरेक्टर आ रहा है, कौन में रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, और उनके बीच में आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्रॉस कराया, इस तरह की चीजें देखी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि एक दो प्लांट लगाया देख लिया, ऐसा नहीं, सैकड़ों प्लांट एक साथ स्टडी किया, लेकिन एक कैरेक्टर को एक बार में एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर पे ध्यान दिया या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर पे ध्यान दिया। तो इससे इनकी स्टडी क्या हुई, जो डेटा हुआ वो सेपरेट तैयार हो गया, स्टडी आसान हो गई और डेटा अच्छा खासा तैयार हो गया। अब मान लो हाइट, तो हाइट स्टडी किया तो सैकड़ों सीड लगा के हाइट देखा। फ्लावर कलर, सैकड़ों सीड लगा के फ्लावर कलर। सीड्स शेप, तो सैकड़ों सीड लगाया और सीड की शेप की स्टडी की नई जनरेशन में। तो इस तरह से बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम और 2 कैरेक्टर एट अ टाइम स्टडी किया। ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था लार्ज सैंपलिंग साइज, जो बात अभी हमने बताई यही। ऐसा नहीं था कि 2 प्लांट की स्टडी कर दी बस ये बोल दिया कि हाँ ठीक है ये रिजल्ट है हमारा, ऐसा नहीं। सैकड़ों प्लांट, 300 400 सीड्स, 500 सीड, इस तरह से सीड लगाए, फिर कोई कंक्लूजन निकाला। तो जो डेटा साइज था ये काफ़ी लार्जर था। लार्जर डेटा साइज, लार्जर सैंपलिंग साइज की वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि डेटा को क्रेडिबिलिटी मिली। तो लार्जर सैंपलिंग साइज गेव क्रेडिबिलिटी टू डेटा, क्रेडिबिलिटी टू डेटा। लार्जर सैंपलिंग साइज से डेटा को क्रेडिबिलिटी मिली, डेटा क्रेडिबल हुआ, ये माना गया कि नहीं इतने सारे सीड्स से अगर यही रिजल्ट आ रहा है तो मतलब डेटा क्रेडिबल है। इसके अलावा जो उस टाइम जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ कि ये मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, वो चीज़ भी बहुत यूजफुल थी। ठीक है, उसकी वजह से इनके रिजल्ट्स अच्छे आए। यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स इन हिज वर्क। इसका क्या फायदा हुआ? लार्जर डेटा सैंपलिंग साइज ने क्या प्रोवाइड किया? क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड किया। लेकिन स्टेटिस्टिक्स ने क्या प्रोवाइड किया? एक्यूरेसी प्रोवाइड किया, गेव एक्यूरेसी टू डेटा। तो मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स के यूज से डेटा को एक्यूरेसी मिली, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था जो उस टाइम के लिए नेगेटिव बना, लेकिन बाद लॉन्ग रन में पता चला कि नहीं इसी वजह से इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये आती है, एक वर्ड आता है कि ही स्टडीड क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्वांटिटेटिवली। मतलब किसी भी कैरेक्टर को लार्जर क्वांटिटी में स्टडी किया, तो ये इसी का एक जो लार्ज सैंपलिंग साइज है, इसी को दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है कि ही मेड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। मतलब किसी भी क्वालिटी को, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, किसी भी कैरेक्टर्स की स्टडी को लार्ज स्केल पे स्टडी किया इन्होंने, लार्ज स्केल पे परफॉर्म किया। तो एक ये वर्ड आता है। और एक बहुत बड़ा रीजन जो था मेंडल की सक्सेस का, वो इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल को सेलेक्ट करने का। वो क्या था? पाइजम सटाइवम को सेलेक्ट करना भी अपने आप में इनकी सक्सेस का रीजन था। क्यों? पांचवा रीजन था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, ये भी इनके सक्सेस का एक रीजन था। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था, क्यों पी प्लांट को सेलेक्ट करने की वजह से इनको सक्सेस मिली। व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, देखते हैं।
वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी। पाइजम सटाइवम को मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया? समझदार आदमी थे, ऐसे नहीं सिलेक्ट किया। सबसे पहला कारण तो यह था कि रीजन्स देख लेते हैं। पहला रीजन ये था शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन थी वो काफ़ी कम थी, 3-4 महीने। तो यानी 1 साल में अगर कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाए तो 3 जनरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सो दैट अ नंबर ऑफ जनरेशंस कुड बी स्टडीड। शॉर्ट लाइफ साइकिल से फ़ायदा ये हुआ। अब अगर मान लो मैंगो का प्लांट ले लेते, मैंगो का ट्री ले लेते, तो पता चला पहली फ्लावरिंग आने में 12 साल लग जाते, और कहीं गलती से इंसान को मॉडल मान लेते तो पता चलता कि 2 जनरेशन के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बीत गई। तो यहाँ पे अगली जनरेशन के लिए कितने महीने का इंतजार करना? 3 महीने का, 4 महीने का, बस। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल से फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ जनरेशंस ये स्टडी कर पाए। ठीक है, कई सारी जनरेशंस की स्टडी इनके लिए पॉसिबल हो पाई मेंडल के लिए। शॉर्ट लाइफ स्पैन का ये फायदा हुआ। एक और रीजन है, उसको लिखना चाहो या ना लिखो। इजी टू कल्टीवेट एंड मेंटेन। कल्टीवेट करना आसान है, मेंटेन करना आसान है। जबकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, ट्री हो, तो मुश्किल है उसको मेंटेन करना, कल्टीवेट करना। गार्डन पी के लिए ये आसान है। तो एक तो ये रीजन है, लिखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बट इजी टू कल्टीवेट एंड मेंटेन। दूसरा, a large number of easily detectable contrasting traits were available। देखिए, कंट्रास्टिंग ट्रेट बहुत सारे अवेलेबल थे और उनको आसानी से पहचाना जा सकता था। जैसे मान लो 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाइट है, तो हाइट में 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, टॉल और ड्वार्फ। बहुत आसानी से देख के बताया जा सकता है कि अगर 2 पौधों को कंपेयर किया जाए, एक ही उम्र के 2 पौधे हैं, कंपेयर किया जाए तो आप देख के बता सकते हो कौन टॉल है कौन ड्वार्फ है। इसी तरह मान लो एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्लावर का कलर, तो डोमिनेटिंग कलर वायोलेट था और दूसरा जो रिसेसिव कलर वो वाइट था, और आसानी से देख के बताया जा सकता है कि वायलेट है और कौन वाइट है, कौन वायलेट है कौन वाइट है। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं दिखी, क्या दिखा? कंट्रास्ट दिखा। अब इस मामले में मेंडल लकी थे कि इनको मिक्सिंग नहीं दिखाई पड़ी। ऐसा नहीं है कि नेचर में मिक्सिंग या वेरिएशंस नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पौधा सिलेक्ट किया उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं है। इनको जो भी कैरेक्टर दिखाई पड़े वो कॉन्ट्रास्ट दिखाई पड़े। तो ये इनके लिए एक कोइंसिडेंटली अच्छा पॉइंट था जो इनको सक्सेस होने में मदद किया। ठीक है, तो इसको चूज करने का एक कारण ये भी था। ऐसा नहीं है, दूसरे प्लांट को भी उन्होंने कंसीडर किया होगा, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच था तो दूसरे पौधों के बारे में भी सोचा होगा। ठीक है, तीसरी जो अहम बात है वो है कि पी प्लांट जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्योंकि बाइसेक्सुअल होते हैं। तो प्लांट्स बेसिकली क्या थे? वर सेल्फ पॉलिनेटेड थे, बट क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी अचीव्ड। क्रॉस पॉलिनेशन को अचीव किया जा सकता था। कैसे? बाय रिमूविंग मेल पार्ट। तो बाय इमेस्कुलेशन प्रोसेस से। इमेस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ एंथर। अब कहां से रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये फ्लावर कैसा था? बाइसेक्सुअल था। मान लो फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसमें ये
फीमेल पार्ट भी था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और मेल पार्ट भी था ये एंथर। अब मान लो कि इनको क्रॉस पॉलिनेशन कराना था मेंडल साहब को, तो इनको नॉर्मली क्या होता, नॉर्मली अगर ये ब्रेक होता है एंथर तो पॉलन ग्रेन जाके यहाँ गिर जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको क्रॉस पॉलिनेशन कराना था, इनको दो अलग अलग कैरेक्टर को कंबाइन करना था, तो इन्होंने मेल पार्ट को हटा दिया, कट कर दिया। अब कट कर दिया तो ये स्टिग्मा खाली है, इस पे जो डिजायर्ड पॉलन वो चाहते हैं वो गिराएंगे, लैंड कराएंगे। तो नॉर्मली जो पौधा था वो सेल्फ पॉलिनेटेड था, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हम आसानी से करा सकते थे, इसका मतलब ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, अब जैसा पॉलिनेशन होगा वैसा फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, वेरिएशंस नहीं आएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो दो अलग अलग तरह के गैमीट आएंगे तो वेरिएशन आएंगे। तो पी प्लांट वाज बेसिकली सेल्फ पॉलिनेटेड बट क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी अचीव्ड। तो ये भी एक रीजन था मेंडल के गार्डन पी को सिलेक्ट करने के पीछे। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज भी अवेलेबल थी। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या था, ट्रू ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस वैरायटीज भी अवेलेबल थी, बहुत सारी ऐसी अवेलेबल थी। प्योर कैरेक्टर जो देखने में प्योर कैरेक्टर्स थे, तो प्योर कैरेक्टर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे। ठीक है, जिनको इन्होंने कंबाइन कराया। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे मेंडल ने। लकीली मेंडल ने जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे वो कंट्रास्टिंग फॉर्म में थे, या ये कह सकते हो कि सिर्फ वही कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे जो कंट्रास्टिंग फॉर्म में थे, लेकिन ज़्यादातर कंट्रास्टिंग फॉर्म में थे, कई सारे कैरेक्टर कंट्रास्टिंग फॉर्म में थे। तो जैसे मान लो आप एक तरफ कैरेक्टर लिख लो, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट था उसको इन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर कहा, जो पहली जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जा रहा था, और जो पहली जनरेशन में सप्रेस हो जा रहा था उसको रिसेसिव कहा। और आज के टाइम में हम वेल अवेयर हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एक्सप्रेस कर ले जाए अपने आप को वो डोमिनेंट है। तो इन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स चूज किए, यानी 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स 14 ट्रेड्स। तो चलो देखते हैं, सीड से शुरुआत करते हैं। सीड कलर, सीड कलर कोटिलीडन की वजह से होगा। येलो कलर ज़्यादा कॉमन और डोमिनेंट, जबकि ग्रीन कलर लेस कॉमन और रेसेसिव। इसके अलावा सीड की शेप, राउंड सीड डोमिनेटिंग और रिंकल्ड सूखा सूखा सीड, ये रेसेसिव करेक्टर आया। तो ये हो गया सीड। अब देखते हैं पॉड। पॉड का कलर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ग्रीन डोमिनेटिंग कलर होगा पॉड में, और कुछ ऐसे भी पॉड होंगे जो येलो होंगे। अब ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है पॉड की जगह फ्रूट लिख दिया जाता है, तो एक ही बात है, ठीक है। हाँ, चाहे पॉड कहिए, फली, फली जो होती है उसी को पॉड कहते हैं, तो फ्रूट भी लिख दिया जाता है, तो फ्रूट अगर लिखा आ गया मेंडल के एक्सपेरिमेंट में तो पॉड की बात हो रही है। चौथा है पॉड की शेप, पॉड की शेप। तो शेप बढ़िया हेल्दी पॉड हो सकता है, इसको इन्फ्लेटेड कहते हैं, या सिकुड़ा हुआ हो सकता है जिसको कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं। तो ये दोनों करेक्टर हो गए। इसके अलावा फ्लावर, फ्लावर का कलर वायोलेट कलर डोमिनेंट है, रेसेसिव कलर है वाइट। इसके अलावा फ्लावर की पोजीशन, पूरे एक्सिस पे कहीं भी फ्लावर हो सकता है, तो डोमिनेटिंग कलर जो है, डोमिनेटिंग पोजीशन जो है वो एक्सियल या फिर एक्सिलरी, दोनों में कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये प्लांट है, तो यहाँ अगर कहीं फ्लावर पूरे एक्सिस पे कहीं बॉर्न है, यहाँ पे फ्लावर अगर कहीं है तो इसको एक्सिलरी कहेंगे, और अगर एकदम टिप पे है तो इसको टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से समझिए इसको। तो फ्लावर की पोजीशन भी एक्सिलरी हो सकती है या क्या हो सकती है, टर्मिनल हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा स्टेम की हाइट,
स्टेम की हाइट या प्लांट हाइट, दोनों में से किसी नाम से आता है। ये टॉल और ये ड्वार्फ। तो यहाँ सॉरी इधर ड्वार्फ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सीड के मामले में 2 कैरेक्टर स्टडी किए गए हैं, पॉड से रिलेटेड 2 कैरेक्टर हैं, फ्लावर से रिलेटेड 2 कैरेक्टर हैं और हाइट से रिलेटेड एक ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए। अब आपको एक कोइंसिडेंस है कि पी प्लांट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होते हैं, यानी 7 पेयर क्रोमोसोम के भी होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उसको इसकी ज़रूरत तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि सातों कलर ऐसा, सातों कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए, ये ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से 1 to 7 सारे पे है, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, ये कोइंसिडेंस है सिर्फ, बस। ज़्यादातर कैरेक्टर 1 4 पे हैं, 1 पे हैं, 4 पे हैं, 7 पे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर पे फिलहाल नहीं पढ़ना है आपको क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर्स और ट्रेट। किसी भी क्रॉस में 3 स्टेप होंगे। ठीक है, पहला स्टेप होगा स्टेप्स इन ए क्रॉस। जो पहला स्टेप होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स। प्योर पेरेंट्स का सिलेक्शन करना, क्या मतलब है इसका? प्योर का मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। अब तो आप ये कह सकते हो कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो है। उसके बाद सेकंड पे क्या, इनके बीच में जो प्योर पेरेंट्स होंगे इनके बीच में क्रॉस होगा, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स, या कह सकते हो F1 हाइब्रिड। F1 मतलब पहली जनरेशन, फाइलियल 1 जनरेशन, F1 हाइब्रिड्स। अभी हम मेंडल में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स। फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कराया प्योर पेरेंट में, तो हाइब्रिड आया, दोनों पेरेंट प्योर है अपने करेक्टर को लेकर। फिर उनके जैसे मान लो एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, दोनों प्योर हैं, इनका गैमीट क्या होगा, कैपिटल टी, और इनका गैमीट क्या होगा, स्मॉल टी। जो F1 पहली जनरेशन आएगी वो आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड आएगा। जो पहली जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग आएगा वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टॉल होगा लेकिन हाइब्रिड है। इनके बीच में आपस में इनका क्रॉस करना, मतलब पहला भी पेरेंट यही हो जीनोटाइप और दूसरा भी पेरेंट यही जीनोटाइप हो, तो ये कह सकते हैं सेल्फिंग बिटवीन F1 हाइब्रिड्स। इसको आप इनब्रीडिंग भी कह सकते हो। तो ये करवाया जाए। तो जितने भी क्रॉस पढ़ोगे उनमें बेसिक स्टेप यही होंगे। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी मेंडल के क्रॉस को लेके, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उससे रिलेटेड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, वो सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो अभी के लिए यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू।